नमस्कार दोस्तों, लाल बत्ती शो के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में दोस्तों दो मुख्य खबरों को कवर करेंगे, जिसमें से पहली खबर है दोस्तों भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। और अब खबरें ये सामने आ रही है कि बांग्लादेश तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन भारतीय सेना अब तैयार हो चुकी है। भारतीय सेना ने अपने सैनिकों की तादाद अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर बढ़ा दी है। और अब यहाँ पर क्या कुछ अंदरूनी खबरें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों दूसरी खबर कवर करेंगे महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर एक जमीन घोटाला सामने आ रहा है, जिसके अंदर मीडिया के तौर पर अगर रिपोर्ट्स देखते हैं तो उसके अंदर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके बेटे पार्थ पवार का नाम सामने आ रहा है। लेकिन एफआईआर रिपोर्ट्स के अंदर किसी का भी नाम यानी कि इन दोनों नेताओं का नाम शामिल नहीं किया गया है। तो अगर अपन अपनी पहली खबर की ओर चलते हैं तो पहली खबर के अंदर देखने को मिलता है कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के ऊपर जो हिस्सा आता है छोटा सा भारत का, वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर दोस्तों पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट भारत के साथ जोड़ कर रखता है। और अगर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर खतरे में आ जाता है तो भारत और नॉर्थ ईस्ट भारत के बीच में एक डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक जगह बन जाएगी और उस जगह को हो सकता है कि दुश्मन के जो लोग हैं, दुश्मन है वो हो सकता है उसको कब्जा ले। तो भारत के बीच में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच में, इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच में वहाँ पर एक कटाव हो सकता है। तो ये कटाव भविष्य के अंदर आए ना या फिर आए तो उसके लिए बांग्लादेश एक्टिविटी कर रहा है। अब बांग्लादेश क्या कर रहा है, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इससे जब बांग्लादेश बॉर्डर लगाता है तो बांग्लादेश की बॉर्डर के ठीक 20-24 किलोमीटर अंदर जाकर एक एयरबेस है और उस एयरबेस को बांग्लादेश लगातार तैयार करता जा रहा है, उसकी मरम्मत कर रहा है, उसको इस लेवल पर तैयार कर रहा है कि वहाँ पर बड़े बड़े फाइटर जेट्स लैंड हो सके। वहाँ पर इतना ही नहीं, चाइना से रडार सिस्टम लाने की भी बात कर रहा है बांग्लादेश और कह रहा है कि यहाँ पर आगे चलकर रडार सिस्टम भी लगेंगे, यानी कि एयर डिफेंस रडार सिस्टम। अभी एयर डिफेंस रडार सिस्टम क्या करेंगे दोस्तों, एयर डिफेंस रडार सिस्टम बड़े सक्षम है, यानी कि जो चाइना से रडार सिस्टम मंगा रहा है बांग्लादेश, इनको यहाँ पर तैनात कर देगा इस एयरबेस के ऊपर। और इस एयरबेस के ऊपर ये फिर रडार करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि आखिर भारत का कौन सा फाइटर जेट कब उड़ान बढ़ रहा है, वो कहाँ से उड़कर कहाँ लैंड हो रहा है, वो सब कुछ देखते रहेंगे। हालांकि ये कोई अटैकिंग पोजीशन नहीं है, फिलहाल डिफेंसिव पोजीशन है। तो दूसरी चीज़ क्या कर रहा है बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ लगातार संपर्क में है और पाकिस्तान भी इनको अलग अलग चीज़ें मुहैया करा रहा है। लेकिन क्या भारत सरकार तैयार है या नहीं है? तो दोस्तों भारत सरकार ने सबसे पहले एक बातों का चैनल एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, बांग्लादेश की सरकार के साथ बात करने की कोशिश करी और पूछा कि क्या आप जो काम कर रहे हैं क्या ये भारत के लिए खतरा वाली बात साबित हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो बांग्लादेश ने टोटल ही इनकार कर दिया और कह दिया कि बांग्लादेश का जो एयरबेस है ये कभी भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसा उनका कहना है। और यही बात सरकार ने लोकसभा के अंदर जब पूछा गया सवाल था उसके अंदर कही है कि बांग्लादेश ने हमें आश्वासन दिया है कि इस एयरबेस का इस्तेमाल कभी भी भारत के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन बांग्लादेश तो अलग अलग चीजें बताता रहता है, तो क्या इस बात को सच्ची मानी जाए या नहीं मानी जाए, इसके ऊपर भरोसा करके नहीं बैठा जा सकता। इसलिए अब भारत सरकार ने तैयारी कर ली है कि अगर कुछ भी एक्टिविटी होती है बांग्लादेश की साइड से तो बांग्लादेश को खतरनाक तरीके से जवाब देने के लिए। अब हो रहा क्या है, हो रहा यह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि मात्र 20 से 24 किलोमीटर का है, यहाँ पर अब गैरिसन्स बनाए जा रहे हैं, यानी कि 3 नए आर्मी के गैरिसन्स बनाए जा रहे हैं। अब गैरिसन्स क्या होते हैं, गैरिसन्स मतलब कि फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़े बड़े कैंप्स होते हैं आर्मी के, जहाँ पर आर्मी वाले रहते हैं और यहाँ पर जो फौजियों की तादाद होती है वो होती है 10,000 से 30,000। कुछ गैरिसन्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर 50,000 की तादाद होती है। इस वक्त सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर बताया जा रहा है कि कुछ 3 नए गैरिसन्स की बनाने की बात चल रही है और भविष्य के अंदर भी हो सकता है कि और गैरिसन्स बनाए जाए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर 3 गैरिसन्स बनाए जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये 3 गैरिसन्स इस्तेमाल में कब आ सकते हैं। देखिए भारत सरकार ने बांग्लादेश की सरकार के साथ बात कर देख लिया, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने क्या कहा, बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि जो एयरबेस है ये एयरबेस हम आपके खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे। तो अगर भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे तो आखिर इन एयरबेस के ऊपर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे हैं, एयर डिफेंस रडार सिस्टम क्या कर रहे हैं, जो रडार से वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो आपके देश के अंदर आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के सैनिक क्यों आ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। आखिरी में बांग्लादेश को खतरा किससे है, अगर बांग्लादेश ये कहता है कि हमें खतरा म्यांमार से है तो ये एयरबेस तो म्यांमार बॉर्डर के तो पास है ही नहीं, ये एयरबेस तो इंडियन बॉर्डर के आसपास है, यानी कि इंडिया के बॉर्डर के बहुत करीब है, खासकर तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के तो 20 किलोमीटर के दायरे के
अंदर अंदर आता है, ये आखिर एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर लगा क्यों रहा है, ये एयरबेस यहाँ पर मरम्मत क्यों कर रहे हैं। तो खतरे की घंटी हो सकती है। भारत सरकार कोई भी चीज़ हल्के में नहीं लेना चाहती है, इसको ज़्यादा हल्के में नहीं लेना चाहती, इसलिए उन्होंने अपने फौजियों की जो संख्या है वो वहाँ पर बढ़ा दी है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर समय आएगा तो भारत के फौजी हर तरीके से प्रयास करेंगे कि किसी भी तरीके से कि आने वाले समय के अंदर, भविष्य के अंदर कोई भी एक्शन होता है तो उसका क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और फोर्सफुल एक्शन या फिर जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ पर ये जो भारत के फौजी हैं ये इसलिए नहीं तैयार किए जा रहे, यहाँ पर जो गैरिसन है ये इसलिए नहीं लगाए जा रहे कि यहाँ पर कोई आकर देख सके या फिर हम यहाँ पर कोई शो ऑफ करना चाहता है। ये यहाँ पर बेस इसलिए लगाए जा रहे हैं, गैरिसन इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि अगर कल को बांग्लादेश कोई हरकत करता है इतनी बातचीत करने के बाद में भी, तो बांग्लादेश को भारतीय सेना क्लियर, कॉन्फिडेंट और एक फोर्सफुल जवाब दे सके, इसलिए यहाँ पर ये बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात ये है कि भारत की सरकार अब कोई भी मामला ऐसा नहीं अपना रही जो कि संयम बरतता हुआ, यानी कि संयम बरतने वाला कोई भी मामला नहीं एस्टेब्लिश कर रही है। भारत की सरकार अगर इस हाथ से बातचीत कर रही है तो इस हाथ से वॉर की एक्सरसाइज भी कर रही है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच खूब बड़े बड़े युद्धाभ्यास होंगे और इन युद्धाभ्यास के कारण भारतीय सेना बताएगी कि आखिर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर किस तरीके से अपना डोमिनेंस बढ़ा सकते हैं। और ये चेतावनी है बांग्लादेश के फौजियों को, बांग्लादेश की सरकार को और बांग्लादेश की सेना को और बांग्लादेश के अंदर बैठे पाकिस्तान के आतंकवादियों को कि आप चाहे कुछ भी, कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, हमसे आप बच नहीं सकते, क्योंकि हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, हमने युद्धाभ्यास भी करके आपको दिखा रहे हैं, हम हर चीज़ कर रहे हैं। तो आपके सामने वो मैप आ रहा है, हमने सब कुछ बता दिया। लेकिन दोस्तों इस बीच पाकिस्तान भी चुप नहीं है, पाकिस्तान भी अलग अलग चीज़ें ऐसे कर रहा है ताकि आसिम मुनीर का जो स्ट्रेचर है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाए। अब आसिम मुनीर के स्ट्रेचर को बड़ा करने के लिए जो उसको फील्ड मार्शल की पोस्ट दी गई है, उसके बाद में भी अब पाकिस्तान ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि वो इससे भी एक बड़ी पोस्ट लेकर आ जाए जिसके अंडर में पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की एयरफोर्स सब हो। उस एक व्यक्ति के आदेश पे, उस एक पोस्ट के आदेश पे ये सारे के सारे जो इनके सेनाएं हैं ये हरकत में आ जाए। और उस पोस्ट का नाम है दोस्तों कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज। और हो सकता है कि आसिम मुनीर को अब आगे चलकर कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज बना दिया जाए। तो पाकिस्तान की और बांग्लादेश की जो और चाइना की जो हरकत है ये इन तीनों की मिली जुली हरकत है। लेकिन भारत डर नहीं रहा है, भारत एक तरफ से बात कर रहा है तो दूसरी तरफ से युद्धाभ्यास भी कर बता रहा है कि अगर आपको बात करनी है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं और अगर आपको युद्ध ही करना है तो हम युद्ध के लिए तो तैयार ही है। और पाकिस्तान दोस्तों यही नहीं रुकता है, पाकिस्तान की तरफ से अब घुसपैठिए पाकिस्तान के रास्ते, LOC के रास्ते जम्मू कश्मीर के अंदर घुस रहे हैं। और इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर रखा है जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पिंपल। और इस ऑपरेशन पिंपल के जरिए कुपवाड़ा जिले के अंदर जम्मू कश्मीर के आज सुबह 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो फोर्सेस तैनात है उनका ऐसा मानना है कि ऐसे और भी घुसपैठी है जो वैली के अंदर घुस चुके हैं, LOC पार लगातार कर रहे हैं। और जनता को उन्होंने आश्वासन दिया है कि जनता कोई चिंता ना करें, हम इनको यही मारते रहेंगे, जिस तरीके से पिंपल को मारा जाता है उसी तरीके से आतंकवादियों को भी पिंपल समझकर भारतीय सेना मार रही है। अब दोस्तों अपन चलते हैं महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है एक जमीन घोटाला, जिस जमीन घोटाला के अंदर NDA गठबंधन के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके बेटे पार्थ पवार का नाम सामने आ रहा है। और यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि पुणे के अंदर एक गांव है मुंडवा गांव, और मुंडवा गांव के अंदर ये जो गांव है एक तरीके से पुणे के अंदर ही आता है। ये पहले गांव था लेकिन अब ये अर्बनाइज हो रहा है बहुत खतरनाक तरीके से, तो यहाँ पर ज़मीन के भाव भी बढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक ज़मीन है 40 एकड़ की ज़मीन। अब 40 एकड़ की जो ज़मीन थी ये सरकारी ज़मीन थी। अब यही घोटाला है कि सरकारी ज़मीन थी 1800 करोड़ से 2000 करोड़ की, लेकिन इसको बेच दी गई अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी को, जिस कंपनी का नाम है अमाडिया एंटरप्राइजेस। इसको 300 करोड़ के अंदर बेच दी गई। और इसके अंदर जो स्टाम्प यूज़ में आया है वो स्टाम्प मात्र 500 रुपये का यूज़ में आया है, बल्कि स्टाम्प होना चाहिए था 21 करोड़ का। यानी कि तो इसके अंदर घोटाला सामने ये आ रहा है कि माहर कम्युनिटी की ये लैंड है। अब माहर कम्युनिटी कौन सी है तो, और ये लैंड माहर कम्युनिटी से किस तरीके से रिलेटेड है तो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब अंग्रेज यहाँ पर राज कर रहे थे तो अंग्रेजों के यहाँ पर माहर कम्युनिटी के लोग जब काम करते थे, और माहर कम्युनिटी एक तरीके से महाराष्ट्र के अंदर दलित से ही रिलेटेड होती है, तब ये जब लोग काम किया करते थे तब इन लोगों की सैलरी इनको नहीं दी जाती थी अंग्रेज सरकार द्वारा, वो इनको ज़मीन दे दिया करते थे। तो इनकी वो जो ज़मीन है उस ज़मीन को माहर कम्युनिटी लैंड के दिया गया था। और जब आज़ाद हो गया था देश तब इसमें से कुछ हिस्से ऐसे थे जो माहर कम्युनिटी के लोग ले गए थे, लेकिन जो कुछ ज़मीनें थी जो एक तरीके से लावारिस थी वो सरकार के हक में आ गई थी। अब इसी ज़मीन को सरकार बेच देती है अमाडिया एंटरप्राइजेस को, और अमाडिया एंटरप्राइजेस है अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की।
अब अजित पवार इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि हमको पता ही नहीं था कि ये ज़मीन सरकार की है। तो अगर आपको यही नहीं पता कि कौन सी ज़मीन सरकार की है तो और कौन सी ज़मीन सरकार की नहीं है, तो आप उप मुख्यमंत्री क्या बन के बैठे हैं। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो स्टैम्प पेपर यूज़ में आया था वो स्टैम्प पेपर दोस्तों 500 रुपये का यूज़ में आया, लेकिन इतनी बड़ी ज़मीन का स्टैम्प पेपर यूज़ में आना चाहिए 21 करोड़ का, क्योंकि ज़मीन की जो लागत है वो मार्केट वैल्यू बताई जा रही है 1800 करोड़ से 2000 करोड़ की, और अजित पवार की बेटे की कंपनी को यहाँ पर बेच दी गई है मात्र 300 करोड़ के अंदर। हालांकि यहाँ पर कम से कम इन्होंने 300 करोड़ रुपए तो दिए, रॉबर्ट वाड्रा है तो शायद वो भी नहीं दिए। तो इसके अंदर सिचुएशन यही है कि अब इस मुद्दे को हो सकता है दबाया जाए, हो सकता है इस मुद्दे के अंदर ट्विस्ट एंड रोल किया जाए, क्योंकि एफआईआर जो रजिस्टर हुई है उस एफआईआर के अंदर पार्थ पवार का नाम ही नहीं आया है। तो पार्थ पवार को बेची गई है, पार्थ पवार का नाम नहीं आया। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सरकारी बाबू है उनके द्वारा एक एनओसी लगाया जाता है, उस एनओसी को भी नहीं देखा गया, सरकारी बाबुओं ने इस एनओसी को भी सरपास कर दिया। तो अगर सरकारी बाबुओं ने इस एनओसी को सरपास किया है तो जाहिर सी बात यह है कि उनको पता है कि कौन सी पावर इस जमीन को खरीद रही है, तभी उन्होंने सरपास किया है। या फिर हो सकता है उनको कैश दे दिया हो, कुछ पैसा दे दिया और रिश्वत दे दी एक तरीके से, यहाँ पे ढिलाई बरती गई है। इन शॉर्ट घोटाला है, घोटाला पर प्रॉपर तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आपके लिए दोबारा वीडियो लेकर आएंगे। आप क्या कुछ सोचते हैं दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद जय भारत, हमें सब्सक्राइब कीजिए।